हाँ, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्टली हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। तो मैंने आपके साथ दो लेक्चर जो आपके साथ शेयर किए, उनमें से हमने एक तो डिस्कस किया था अर्ली एज अकाउंटिंग डेवलपमेंट, फिर मैंने आपके साथ मॉडर्न एज अकाउंटिंग डेवलप, जो इंपॉर्टेंट एज रहा अकाउंटिंग का, यानी कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बाय वे ऑफ लीको पैस्टिलिया, हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इन 1494, जो कंसेप्ट दिया था डबल एंट्री सिस्टम, अब ये इंपॉर्टेंट रहा था। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, मैंने आपको फिर से बोला कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी हमारी अकाउंटिंग में, जहां से मैंने स्कॉटलैंड से शुरू किया था 1854 में क्वीन विक्टोरिया के बदौलत। फिर उसके बाद 1880 में जो कंट्रीब्यूशन दिया था इंग्लैंड एंड वेल्स ने। फिर उसके बाद जो हम तब तो अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाम रखा गया था वहाँ पे। फिर अमेरिका ने भी एक कंट्रीब्यूशन दिया था, जो रहा गया था वहाँ पे नाम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। फिर फाइनली हमने जिक्र किया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम इंडिया पे पहुंचे थे। ठीक है बेटा, तो मैंने इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वहाँ उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है, तो एक इंस्टीट्यूशन का मकसद और रीज़न यही होता है ताकि वो बिजनेसेस या कंपनीज के लिए गाइडलाइंस प्रिपेयर कर ले या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ले, ताकि बिजनेस उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में आपके साथ डिस्कस किया था। तो फिर हमारे जो ब्रांच डेवलपमेंट हमारे अकाउंटिंग में आता है, क्योंकि मैंने डिफरेंट ब्रांच के बारे में आपको बोला, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चाहे वो इवन की मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग आता है हमारा, चाहे वो हमारी फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो, चाहे वो कार्बन अकाउंटिंग की बात हो, चाहे वो ग्रीन अकाउंटिंग की बात हो, चाहे वो टैक्स अकाउंटिंग की बात हो, चाहे वो सोशल अकाउंटिंग की बात हो। देयर वर डिफरेंट इन्वेंशंस एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैज बीन टेकन इन प्लेस। चूंकि अकाउंटिंग में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए। असल में बिजनेस का एक ही मकसद होता है, बिजनेस को फाइंड आउट करना था कि ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने काम किया, जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, जो मैंने गुड्स सेल आउट किए, बिजनेस को एक ही चीज देखना होता फाइनली कि मैंने इस प्रोसेस से कितने प्रॉफिट्स कमा लिए। तो इसके लिए सफिशिएंट था हमारा क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट बिजनेस को ऊपर से वहां पे, जैसे कि आपने टैक्स अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, यानी कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि जेकेएसएस में जो एक पार्ट दिया हुआ है टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो असल में अलग अकाउंटिंग है जिसको हम टैक्स अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैंने आपको पढ़ाया था, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा अलग, वो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वो भी एक डेवलपमेंट था हमारे अकाउंटिंग में। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो अदर देन दोज, उनके बगैर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रहे अकाउंटिंग में, जो कल मैंने एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर की अकाउंटिंग में, दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो मैंने आपको बोला था कि हम बिजनेस में कुछ ऐसे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स आए जिन्होंने बोला कि नहीं, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इट शुड बी रिप्रेजेंट, यानी कि इसको एक एसेट की तरह दिखाना चाहिए हमारे बैलेंस शीट में, यानी कि एसेट साइड में एक एसेट की तरह रिप्रेजेंट करना, जैसे कि हमारी लैंड होती है, हमारी बिल्डिंग होती है, हमारी मशीनरी होती है, इन दैट वे। क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला कि ह्यूमन रिसोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की अगर हम जन्म की बात करेंगे तो इन मिड 60s में आया था ये। तो फिर मैंने बोला था कि द फर्स्ट कंट्री हु हैज डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स वाज सिंगापुर की। इवन कि सिंगापुर अभी भी ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप्ड है। उसके बाद पहले किस रीजन ने इसको फॉलो किया था, इट वाज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एशिया। फिर कुछ ऐसे रिसर्च, जैसे कि आर लिकर्ट आया था, सी पाइल आया था, कुछ ऐसे ली बोरोमैन आया था, उन्होंने रिसर्च की थी, बोला था कि नहीं, एक ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था एक एसेट की तरह। फिर उन्होंने बोला कि क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हम किस कॉस्ट पे, किस वैल्यू पे इसको दिखाएंगे। फिर उन्होंने बोला था कि हम एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इसकी ट्रेनिंग कॉस्ट जो होता है कि उस वैल्यू पे दिखाएंगे। बट वहां पे कुछ लिमिटेशंस फाइंड आउट हुई उसमें। तो फिर उसके बाद कुछ और रिसर्चेज हुई, कुछ ऐसे रिसर्चर्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ह्यूमन रिसोर्स को एक तो सैलरी जितना हम उसको देते हैं प्लस जितने भी पेंशन प्लान होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वो टोटल कॉस्ट, टोटल वैल्यू हमें दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में। फिर उसमें भी लिमिटेशंस। फाइनली एक बंदा आया जिसका नाम था विलियम पैथी, इन 1891 में वो आया। उसका एक उसने क्या कंट्रीब्यूट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने ही ट्राइड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ये पहला बंदा था वो जिसने कोशिश की एक ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है बेटा, तो ये सिलसिला रहा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। चलिए आज हम और अकाउंटिंग यानी कि ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगेन रही हमारे अकाउंटिंग में, दैट इज योर
देखिए बेटा, चलिए बेटा, तो ब्रांच डेवलपमेंट्स में और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमारा रहा है दैट इज योर ग्रीन अकाउंटिंग, जिसको हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, ग्रीन अकाउंटिंग, और इसको हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, ग्रीन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में ये देख लेंगे कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्रीन अकाउंटिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट कंट्री दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग वाज नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, और जिसको हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद अब हु वाज द पर्सन हु हैज प्रोपाउंडेड दिस टर्म, यानी कि इस कंसेप्ट को किसने प्रोपाउंड किया था। द पर्सन वाज पीटर वुड। नेम ऑफ द पर्सन वाज पीटर वुड वाज द पर्सन। पीटर वुड वाज द पर्सन, इसलिए मैं PATER ओनली है। ठीक है बेटा, पीटर वुड वाज द पर्सन हु हैज प्रोपाउंडेड द टर्म ग्रीन अकाउंटिंग इन द ईयर 1980। सबसे पहला चीज जो आपको इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट ग्रीन अकाउंटिंग में, दैट इज नॉर्वे is the first country who has invented the concept of green accounting, and the person who has introduced the term, who has propounded the term green accounting is named as Peter Wood. इसका नाम क्या नाम था उसका? पीटर वुड। किस साल में उसने किया था? 1980 में इसने ये टर्म को प्रोपाउंड किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। देखिए, जितने भी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, अदर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सारे अकाउंटिंग सपोर्टिंग अकाउंटिंग रहेंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंट। क्योंकि मैंने बोला था कि एक बिजनेस का एक अल्टीमेट, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को फाइंड आउट करना, वो तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करते थे। बट कुछ जितने भी सपोर्टिंग यानी कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात अगर हम करेंगे, जैसे कि अगर मैं ग्रीन अकाउंटिंग की बात करूं बेटा, तो ग्रीन अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट किरदार, एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल कहां पे रहा है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रीन अकाउंटिंग या एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, ये ग्रीन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये क्या जरूरत पड़ी, हमने इस अकाउंटिंग को जन्म दिया। देखिए, हर एक बिजनेस क्या करती है, किसी ना किसी बिजनेस का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, यानी कि कुछ ना कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जब कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर कंपनीज के पास इंडस्ट्रीज होती है, या इंडस्ट्रीज में हमारे मशीनरीज होती है। तो मशीनरीज से या तो वेस्ट की फॉर्म में हम, यानी कि हम सिंपली कहेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट में कितना इमिटेशन ऑफ वेस्ट होता है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन, इट कंप्रोमाइज ऑफ ऑल द पोल्यूशंस। यानी कि यहाँ पे हमने इस अकाउंटिंग को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम कैलकुलेट कर सके, एक बिजनेस अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग करने से हमारा एनवायरनमेंट कितना पोल्यूट हो रहा है, कितना डाइल्यूट हो रहा है, यानी कि कितना इमिटेशन ऑफ पोल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि जो बिजनेस फर्म्स चल रहे हैं। अगर बिजनेस फर्म्स ये एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट कर रहे हैं, तो पोल्यूशन के बदले वो क्या दे रहे हैं? तो द अकाउंटिंग वाज, अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वो एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रही है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो, नॉइज पोल्यूशन की बात हो, वाटर पोल्यूशन की बात हो, लैंड पोल्यूशन की बात हो, तो इसको कैलकुलेट भी करना था हमें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की गई। द अकाउंटिंग वाज नेम्ड एज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और ग्रीन अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हुआ था, ये जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते थे, ये जरूरी था क्योंकि फर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट था ये। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो हम प्रॉफिट्स फाइंड आउट करते थे, और आपने देखा होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं,
नॉर्मली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां से हम नेट सेल्स को डिडक्ट करते थे ऑल एक्सपेंसेस। अब अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ खर्चे कर रहे हो, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो लैंड, एयर, वाटर, नॉइस, कोई भी पोल्यूशन अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप जितना भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, दैट कॉस्ट शुड बी डिडक्ट फ्रॉम नेट सेल्स। वो कॉस्ट अब फिर से डिडक्ट हो जाएगा क्या, नेट से, अगर आप कर रहे हो तो, अगर नहीं तो फिर पता ही, ठीक है बेटा। तो ग्रीन अकाउंटिंग का यही मकसद था, इसको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये जो ग्रीन अकाउंटिंग के ऊपर हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, उस कॉस्ट को अब हमें कैलकुलेट, यानी इसको हमें इंट्रोड्यूस करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये पहला कंसेप्ट था हमारे ग्रीन अकाउंटिंग का, ठीक है बेटा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, दैट द क्वेश्चन में अराइज वेयर फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग हैज कम, कहां से कंसेप्ट आया, नॉर्वे से आया। Who is the propounder of the term green accounting? Peter Wood is the propounder in the year 1980 में इसने इस टर्म को प्रोपाउंड किया था, ठीक है बेटा। और मैंने और इंपॉर्टेंट चीज एक बात बोली, ये जो ग्रीन अकाउंटिंग का एक अहम किरदार, एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा कहां पे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में। यानी कि जो सोशल अकाउंटिंग हमें इसके बाद पढ़नी है, तो वहां पे मैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा जिक्र कर लूंगा आपके साथ। इतना समझ आया? ये इट्स अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर हम ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, अगर हम अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। चलिए फिर उसके बाद बेटा और एक डेवलपमेंट हुआ, जिस डेवलपमेंट का नाम सोशल अकाउंटिंग था। यानी कि अकाउंटिंग में और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जिसको हम इस नाम से जानते हैं, सोशल अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, सोशल अकाउंटिंग। अब देखिए सोशल अकाउंटिंग, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सोशल अकाउंटिंग ने कहां जन्म लिया। सोशल अकाउंटिंग वाज इन्वेंटेड इन द कंट्री, यानी कि द फर्स्ट कंट्री हु हैज इन्वेंटेड द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द फर्स्ट कंट्री हु हैज इन्वेंटेड द टर्म सोशल, जिन्होंने इन्वेंट किस टर्म को किया, सोशल अकाउंटिंग, यानी कि एक डेवलपमेंट अकाउंटिंग में लाया गया। ठीक है बेटा। और यहां पे अगर हम बात करेंगे किसने, यानी कि ये जो सोशल अकाउंटिंग है कहां से, बहुत सारे रिसर्चर्स थे इसमें, बट एक कॉलेज के थ्रू इसकी इन्वेंशन हुई। द नेम ऑफ द कॉलेज वाज बीचवुड, बीचवुड कॉलेज लीड्स, बीचवुड कॉलेज लीड्स। नेम ऑफ द कॉलेज का क्या था, बीचवुड कॉलेज लीड्स। इन द ईयर, किस साल में इन्होंने इस टर्म को प्रोपोन्ड किया, 1980s में। ठीक है बेटा, 1980s में बीचवुड एक कॉलेज था इन इंग्लैंड में, उन्होंने एक टर्म को जन्म दिया था। टर्म वाज नेम्ड एज सोशल अकाउंटिंग। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रही कहां पे, अगर हम डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग की बात करेंगे। अब देखिए सोशल अकाउंटिंग क्या वजह थी सोशल अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करने का। मिसाल एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी फर्म की बात करूं, लेट इट टू बी फॉर एग्जांपल टाटा। अगर टाटा एक कंपनी है, देखिए टाटा इनपुट्स लेते हैं फ्रॉम सोसाइटी, चाहे वो रॉ मटेरियल की बात हो, चाहे वो लेबर की बात हो, किसी भी तरह, यानी किसी भी चीज की अगर हम बात करेंगे, इनपुट्स हमारे सोसाइटी से आते हैं, और जो हमारे आउटपुट्स निकलते हैं वो भी हम किसको देते हैं, सोसाइटी। यानी कि मैं कह दूं कि इनपुट में भी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है और आउटपुट में भी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। यानी कि बीच में जो एक कंपनी पड़ी हुई है जिसका नाम टाटा है, अब टाटा अगर इनपुट सोसाइटी से ले रही है, आउटपुट भी तब जाके प्रॉफिट्स बन जाएंगे जब यही कार्स ये किनको बेचेगी, सोसाइटी को बेचेगी, यानी कि सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो अगर टाटा इनपुट ले रहा है सोसाइटी से, आउटपुट दे रहा है सोसाइटी को, तो टाटा सोसाइटी के लिए कर क्या रहा है, यानी कहने का मकसद है कि टाटा ने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो टाटा ने सोसाइटी के लिए क्या किया, यानी कि कितने एम्प्लॉयज इसने अडॉप्ट किए, यानी कितने एम्प्लॉयमेंट दिया इसने, यानी कि कितना अगर हाइजीन का ख्याल रखा कि नहीं, यानी कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स कर रहा है रीजनेबल कॉस्ट पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि एक कस्टमर के साथ बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, यानी कि ह्यूमैनिटी इसके पास नहीं है कि नहीं है। यानी कि जहां पे मैं कह दूं कि अगर इसके पास एम्प्लॉयज है, अगर वो वर्क कर रहे हैं, तो क्या उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
यानी कि कहने का मकसद टाटा अगर इनपुट सोसाइटी से ले रहा है, आउटपुट भी सोसाइटी को ही बेच रहा है, तो बीच में क्या अपना प्रॉफिट कमा रहा है, मगर कहने की बात है सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। तो एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, द टर्म वाज नेम्ड एज सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग ने ये कैलकुलेट करके दिया कि अब यहां पे हम ये देख लेंगे कि बिजनेस फर्म सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। तो एक मैंडेटरी ऑक्शन ये एक्ट बनाया गया ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में क्या किया, 1 अप्रैल 2014। इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखनी है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑन 1 अप्रैल 2014 इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट, या जिन्होंने लीगली अडॉप्ट, जिन्होंने लीगली मैंडेट किया। ऑन 1 अप्रैल 2014 इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री who legally mandate CSR। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किया, ठीक है बेटा। मेरे कहने का मतलब है कि सोशल अकाउंटिंग का मकसद क्या था। सोशल अकाउंटिंग का मकसद यही था कि अगर टाटा एक कंपनी है या कंपनी जितनी भी है, अगर वो इनपुट सोसाइटी से ले रहे हैं और आउटपुट्स भी सोसाइटी को बेच रहे हैं, बीच में वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि 1 अप्रैल 2014 में क्या किया इन्होंने, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने लीगली मैंडेट किया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस एक्ट में इन्होंने क्या बोला 2014 में, और किस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 135 सेक्शन था कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इन्होंने एक सेक्शन, मैंडेटरी सेक्शन बनाया, हर एक कंपनी को फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। It is mandatory for each and every organization, each and every company that they had to follow CSR while preparing या while running their organization। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि 2% इनको देना है on certain turnover और प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या बोला यहां पे 2% ऑन सर्टेन टर्नओवर, यानी कि जितना भी एक साल के अंदर टर्नओवर होगा या जितना भी ये प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, उसके ऊपर इनको 2% देना पड़ेगा एज एन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ये मैंडेटरी बनाया गया, यानी कि ऑन 1 अप्रैल 2014 इंडिया सबसे पहली कंट्री बनी दुनिया में जिन्होंने लीगली मैंडेट किया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अंडर सेक्शन 135 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बेटा, एंड 2% ऑन सर्टेन, जो उन्होंने पहले प्री डिटरमाइन किया होगा, ये उन्होंने पहले ही बताया होगा कि टर्नओवर कितना होना चाहिए या प्रॉफिट कितना। फॉर एग्जांपल जिनका प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर होगा उनको देना पड़ेगा 2%। लेट इट बी एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर वहां पे बोला गया हाउ मच इज द रेट ऑफ CSR, तो 2% है बेटा। व्हेन इंडिया हैज लीगली मैंडेटेड इट इन 2014, 1 अप्रैल 2014, तो किस सेक्शन के अंडर, 135 सेक्शन के अंडर। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सोशल अकाउंटिंग इंग्लैंड से आई, बीचवुड कॉलेज लीड्स था कॉलेज का नाम, जहां से इस टर्म को इन्वेंट किया गया इन द ईयर 1980s में, एंड द टर्म वाज नेम्ड एज सोशल अकाउंटिंग। इतना बेटा याद रहा। चलिए उसके बाद अब अकाउंटिंग का डेवलपमेंट यहां पे ही खत्म नहीं हुआ, कुछ और डेवलपमेंट्स जो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद फॉरेंसिक अकाउंटिंग आई। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद कौन सी अकाउंटिंग आई, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। उसके बाद और एक अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, द टर्म अकाउंटिंग इज नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अब देखिए फॉरेंसिक, आपने फॉरेंसिक लैब्स के बारे में सुना होगा। देखिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मकसद क्या था, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फॉरेंसिक, क्यों हम इस फॉरेंसिक अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बिजनेस में, क्यों हम इस फॉरेंसिक अकाउंटिंग को लाए।
क्योंकि सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है इसमें हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, हाईली स्किल्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है यहाँ पे। यानी कि अगर आपने सुना होगा फॉरेंसिक लेब्स के बारे में, यानी कि इवन की लेब्स इसलिए होते हैं कि हमें फिंगरप्रिंट्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे कभी, तो इसीलिए लेब्स इसमें जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मकसद क्या था फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, क्योंकि बिजनेस में कभी भी एम्बेजलमेंट ऑफ कैश होता था, कभी भी कोई फ्रॉड होता था, कभी भी कोई डिसऑनेस्टी होती थी। यानी कि अगर किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा बिजनेस में, तो उस कन्फ्लिक्ट को यानी कि उस कन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए, यानी कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक अकाउंटिंग को इन्वेंट किया गया। द अकाउंटिंग इज नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इसीलिए इसका डेवलपमेंट हुआ। बस जरूरत क्या पड़ी, यानी कि चाहे वो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो, चाहे वो कोई भी फ्रॉड हो बिजनेस में, चाहे वो कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो हमारे बिजनेस में, उन कन्फ्लिक्ट्स, उन फ्रॉड्स और एम्बेजलमेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें हमारे फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स होते हैं, बट दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड स्किलफुल पर्सन्स। क्योंकि यहाँ पे उनका जैसे कि सीबीआई का काम होता है ना, किसी चीज को, जैसे कि आपने देखा होगा करप्शन, हम कैसे करप्टेड पीपल हम कैसे पकड़ते हैं, सीबीआई वाले क्या करते हैं, वो करते हैं, वो जितने भी उनके पास नोट्स होते हैं ना, एक तो वो रिकॉर्ड करते हैं उनका वो नंबर जो होता है, दूसरा उसमें वो पाउडर मिला के रखते हैं। जो पर्सन करप्टेड होता है, जब वो कैश लेता है तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स पकड़े जाते हैं, उसके हाथ पानी में डुबोए जाते हैं, तो वहां से एक ब्लू नहीं, पर्पल कलर का वो जो पर्पल के एक कलर इसमें जो आता है, वो कलर जब हम पानी में डुबोते तो वो कलर वहां से निकलता है, रेड टाइप का वो कलर होता है, तो वहां से उसके हाथों से, तो वो एक किस्म का फॉरेंसिक ही होता है, फॉरेंसिक लेब्स होता है वो, यानी कि टेस्टेड पाउडर होता है। इसी तरह फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, यानी कि फिंगरप्रिंट्स को देखा जाता है। अब आपको याद रखना क्या है इसमें फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, देखिए सबसे पहले इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट्स वी कॉल्ड लीगल अकाउंटिंग। समटाइम्स एग्जामिनर में आस्क यू क्वेश्चन अपॉन दिस, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इट्स आल्सो कॉल्ड लीगल अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, हु वाज द पर्सन हु गेव बर्थ टू द फॉरेंसिक अकाउंटिंग? द नेम ऑफ द पर्सन वाज फ्रैंक विल्सन। ठीक है बेटा, किस साल में इन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया? इन 1930s। 1930s में इस टर्म को इन्वेंट किया गया। कहां पे इन्वेंट किया गया? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स वाज द कंट्री, बेसिकली जो फ्रैंक विल्सन था, ये यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी में एज एन एडवाइजरी ऑफिसर था। ठीक है बेटा, तो वहां पे इसने एक टर्म को इन्वेंट किया, एडवाइजरी ऑफिसर था वहां पे, तो इसने एक टर्म को इन्वेंट किया। द टर्म वाज नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो इस अकाउंटिंग की वजह से हम क्या करते हैं, अगर कोई भी एम्बेजलमेंट होगा, कोई भी फ्रॉड होगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो विद दिस टर्म, विद दिस फॉरेंसिक अकाउंटिंग, तो हम उस कन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं, हम उस एम्बेजलमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उस फ्रॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसने इस टर्म को इन्वेंट किया? फ्रैंक विल्सन इन 1930s में, और कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग तो बन गई, बट अब सबसे पहले इसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए? Who was the first country who has legally released standards regarding forensic accounting? India was the first country. चूंकि JKSSB इंडिया के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इट में आस्क, वो वहां पे एग्जाम में आपको पूछ सकता है, was the first country who has officially released accounting standards regarding forensic accounting. तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली रिलीज किए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली कंट्री बनी टू रिलीज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स रिलीज किए रिगार्डिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये बेटा आपको इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं JKSSB में। ठीक है बेटा, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आपको क्या याद रखना है? तो अकाउंटिंग का मकसद इसीलिए था, इसीलिए इसको
इसका डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी था ताकि हम जितने भी एम्बेजलमेंट, जितने भी डिसऑनेस्टी, जितने भी फ्रॉड, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं हमारे बिजनेस में, तो उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर दें, उन चीज़ों को हम कैसे टेक ओवर कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एक अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की गई। द नेम ऑफ द अकाउंटिंग वाज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है बेटा, जिसको हम लीगल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड द टर्म वाज फ्रैंक विल्सन इन 1930s इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है बेटा, वहाँ ट्राइजडी में एडवाइजरी ऑफिसर था। तो इंडिया पहली कंट्री बनी दुनिया में जिसने जो फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स यानी कि फॉरेंसिक के स्टैंडर्ड्स बनाए और उनको रिलीज किया, ठीक है बेटा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में। ये तो हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग था। फिर उसके बाद जो हमारी और एक टर्म आती है, दैट इज योर कार्बन अकाउंटिंग। चलिए बेटा, अब कार्बन अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, चलिए बेटा, कार्बन अकाउंटिंग तो कार्बन अकाउंटिंग का मकसद होता है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है, तो लेवल बढ़ने से हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, यानी कि जितना भी टेम्परेचर, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा होगा, उस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है। क्योंकि यू मे हैव गॉन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जिसकी वजह से नंबर ऑफ कॉजेज, नंबर ऑफ डिजास्टर्स में हैपन, चाहे वो ड्रॉट्स की बात हम करें, चाहे वो फ्लड्स की हम बात करें, चाहे वो हीट वेव्स की बात करें, चाहे वो स्टॉर्म्स की बात करें, इस किस्म के मतलब डेंजर्स, इस किस्म के डिजास्टर्स हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है बेटा। और एक चीज़ क्या इम्पैक्ट, और एक काज क्या है, सबसे बड़ा काज ग्लोबल वार्मिंग का, जितने भी हमारे वेट एरियाज होते हैं ना, वो डे बाय डे ज़्यादा वेट होते हैं, और जितने भी हमारे ड्राई एरियाज होते हैं वो डे बाय डे ज़्यादा वेट होते हैं, या ड्राई होते हैं, सॉरी, यानी कि जो वेट होते हैं वो डे बाय डे ज़्यादा वेट होते हैं, और जो हमारे ड्राई होते हैं वो डे बाय डे ज़्यादा ड्राई होते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि खुश्क वाले खुश्क हो जाते हैं, और जहाँ पे वाटरिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है बेटा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की एक सबसे बड़ी काज है। तो अब देखिए, अब मकसद यहाँ पे कार्बन अकाउंटिंग, तो क्या वजह है कार्बन अकाउंटिंग को लाने का। अब देखिए, हमने बात अभी की थी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की, जहां पे मैंने डिफरेंट पोल्यूशंस की बात की थी, चाहे वो एयर, वाटर, कोई भी पोल्यूशन हो, बट उसमें मैंने पोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जिक्र नहीं की थी, क्योंकि इसके लिए एक अलग सी अकाउंटिंग बनाई गई। जब भी कोई गैस रिलीज होता है ना किसी फर्म से, कोई बिजनेस, जब इंडस्ट्री जब रन होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से गैसेस रन मतलब इमिट होते हैं, फिर वो गैसेस इमिट किससे होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से। जब एटमॉस्फेयर में वो गैसेस इमिट होते हैं तो वो हमारे टेम्परेचर को हीट अप कर, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो सिंपली मैं कह दूं कि कंपनी जितने भी रन हो रहे हैं उनकी वजह से हमारी सोसाइटी को खतरा होता है। तो उसके लिए एक अकाउंटिंग इन्वेंट की गई, द अकाउंटिंग वाज नोन एज कार्बन अकाउंटिंग। तो कार्बन अकाउंटिंग का मकसद क्या था? इन्होंने कहा कि हम कार्बन अकाउंटिंग से देखेंगे, अगर फर्म फॉर एग्जाम्पल 1 साल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गुड्स का, तो एक गुड्स की वजह से, एक गुड मैन्युफैक्चर करने की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड इम्यूट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये मकसद था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था उसका वैल्यू। और फिर हम क्या करते, जितना भी पोल्यूशन होता था, जितना भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था एक इंडस्ट्री से, उस कार्बन डाइऑक्साइड के पैसे यानी कि उतना जितना वो पोल्यूट करते थे उतना हम चार्ज करते थे कंपनी को, ठीक है बेटा। तो ये मकसद था कार्बन अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले जो आप कार्बन अकाउंटिंग के बारे में याद रखोगे, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग। ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग, आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ठीक है बेटा। तो ग्लोबल वार्मिंग, अब अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना है
देयर शुड बी सर्टेन मेजर्स दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द फर्म्स, और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखना है, ताकि हमें डिजास्टर्स फेस ना करने पड़े, लाइक फ्लड्स, लाइक अर्थक्वेक्स, लाइक ड्रॉट्स, लाइक हीट वेव्स, लाइक फ्लड्स। ये जितने भी हमारे डिजास्टर्स ये हमें फेस ना करने पड़े। तो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, कार्बन अकाउंटिंग इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1997। 1997 में पहली बार कार्बन अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कहने का मकसद यह कि इसका मकसद यही था ताकि हम देख लें कि एक बिजनेस फर्म की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद हु वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस कार्बन अकाउंटिंग का इन्वेंटर कौन था? द इन्वेंटर ऑफ द कार्बन अकाउंटिंग वाज मार्क किर्न्स। मार्क किर्न्स वाज द इन्वेंटर ऑफ द टर्म कार्बन अकाउंटिंग। ठीक है बेटा। अब और एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आप देखिए, अब अगर मेजर हमें करना है, ये यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एक फर्म से, एक बिजनेस से, एक इंडस्ट्री से, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एक इंडस्ट्री से, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, इसको मेजर करना था। अब मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, ताकि जिस वजह से हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को हम मेजर कर लेंगे। तो दैट वाज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर। ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है इसमें से, सबसे पहले इस टर्म को कब इन्वेंट किया गया था? 1997 में। हु वाज द इन्वेंटर? मार्क किर्नीज वाज द इन्वेंटर ऑफ कार्बन अकाउंटिंग। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें मेजर करना था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट वाज कार्बन फुटप्रिंटर कैलकुलेटर। ठीक है बेटा। तो ये हमारी कार्बन अकाउंटिंग, या इसको हम ग्रीन हाउस अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो ये कार्बन अकाउंटिंग था आपका। तो चूंकि कार्बन अकाउंटिंग का मकसद यही था ताकि हम फाइंड आउट कर ले एक इंडस्ट्री से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इम्यूट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड इम्यूट होता है एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स विल ऑकर, लाइक चाहे वो फ्लड्स की बात हो, हीट वेव्स की बात हो, चाहे वो अर्थक्वेक्स की बात हो, चाहे वो फ्लड्स की बात हो, चाहे वो स्टॉर्म्स की बात हो। तो इतने किस्म के डिजास्टर्स अगर आपको रोकने हैं तो हमें किस पे कंट्रोल करना है? फर्म्स के, यानी कि इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल करना है। जितना भी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग, ताकि गैस तो निकले बट इट शुड बी इमिटेड, इट शुड बी, यानी कि इसको हमें खत्म करना है। कुछ ऐसे मेजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिस वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए। ठीक है बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में